नमस्कार। आपने हाल ही में सुना होगा कि बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने रूल्स में एक अमेंडमेंट लेकर आए हैं जिसके द्वारा कोई भी मेंबर जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सदस्य है, मतलब सारे वकील जनरली बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मेंबरशिप लेते हैं, वो किसी जज किसी कोर्ट के साथ अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया की भी किसी प्रकार से आलोचना नहीं कर सकते। बीसीआई के द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय को किसी भी प्रकार से आप उसका क्रिटिसिज्म जो है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या फिर अलग से नहीं कर सकते। अब सवाल उठता है कि आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 में जिस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की हम दुहाई देते हैं, उसकी बात करते हैं, क्या इस प्रकार से किसी भी संस्था का आलोचना करना किसी भी कारण से अपने कारण देते हुए क्या इसे रोका जा सकता है? क्या इस प्रकार का कोई कानून बनाया जा सकता है कि आप आलोचना करने वाले अपने मत को पब्लिक में व्यक्त नहीं कर सकते? एक दूसरा सवाल, देखिए हाल ही में सरकार ने सिनेमेटोग्राफ एक्ट में कुछ बदलाव लेकर आए हैं। सिनेमेटोग्राफ एक्ट के अंतर्गत भारत में कोई भी मूवी जो बनती है, चाहे वो बिग बजट फिल्म हो या फिर स्मॉल बजट फिल्म हो या डॉक्यूमेंट्री फिल्म क्यों ना हो, उसके लिए एक सर्टिफिकेशन बोर्ड होता है जो उस मूवी को पब्लिश होने के पहले, रिलीज होने के पहले एक तरह से ग्रीन सिग्नल देता है। लेकिन मानिएगा कि यदि सर्टिफिकेशन बोर्ड कहता है कि नहीं, इस मूवी में काफी ऑब्सिनिटी है, काफी अभद्रता है और इसलिए इस मूवी को हम रिलीज नहीं होने देंगे, लेकिन जिस व्यक्ति ने पिक्चर बनाई है उसको ये लगता है कि नहीं, गलत कारण दिए गए हैं, तो पहले के कानून में एक एपलेट ट्रिब्यूनल होता था। मतलब सर्टिफिकेशन बोर्ड के निर्णय से यदि आपकी सहमति नहीं है तो आप एपलेट बोर्ड के पास जा सकते हैं। पहले सरकार ने उस एपलेट बोर्ड को हटा दिया, लेकिन अब जो नया कानून आया है उसमें सरकार के पास भी ये अधिकार है कि सर्टिफिकेशन बोर्ड कुछ भी बोले, सरकार भी ये कह सकती है कि कोई पिक्चर रिलीज होगी या नहीं होगी। इसके विरोध में 1400 लोगों ने, जो कि आर्टिस्ट हैं, फिल्म मेकर्स हैं, जिनमें बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं जैसे अनुराग कश्यप जी, शबाना आजमी जी, फरहान अख्तर जी, इन्होंने एक ओपन लेटर लिखा है मिनिस्ट्री को कि एक प्रकार से ये सरकार के द्वारा आर्टिस्टिक फ्रीडम को खत्म कर देना है, क्योंकि अब सरकार बता पाएगी कि कौन सी पिक्चर्स रिलीज होंगी और कौन सी नहीं रिलीज होंगी। देखिए, जो बिग बजट मूवीज होती हैं, जो बड़े डायरेक्टर्स होते हैं, वो तो कोर्ट में इस प्रकार के डिसीजन को चैलेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जो छोटे डॉक्यूमेंट्री मेकर्स हैं, यदि सरकार कहती है कि नहीं, आपने जो बनाया है वो रिलीज नहीं होगा, तो ना सिर्फ आपकी सारी मेहनत, सारा पैसा बेकार चला जाता है, लेकिन शायद आपके पास इतना पैसा भी नहीं हो कि आप एक लीगल बैटल जो है वो फाइट आउट कर पाए। तो इस प्रकार का सरकार के द्वारा अंकुश क्यों? और संवैधानिक सवाल कि क्या आर्टिकल 19 या अनुच्छेद 19 में इस प्रकार का कानून बनाया जा सकता है? तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 मतलब अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 2 में ऐसे कौन से ग्राउंड्स मेंशन्ड हैं जिन पर यदि सरकार चाहे तो आपके अभिव्यक्ति के अधिकार पर अंकुश लगा सकती है। सबसे पहले हमेशा की तरह जल्दी से पढ़ देती हूँ आर्टिकल 19(2) की भाषा और उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। आर्टिकल 19(2) रीड्स, नथिंग इन सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1, मतलब 19(1)(a) में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। नथिंग इन सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1 shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law insofar as such law imposes reasonable restrictions on the exercise of the rights conferred by the said subclause in the interest of number 1, sovereignty and integrity of India, number 2, security of the state, number 3, friendly relations with foreign states, number 4, public order, number 5, decency, number 6, morality, number 7, or in relation to contempt of court, number 8, defamation, and number 9, or incitement to an offense। मतलब हिंदी में यदि इसको ट्रांसलेट करूं तो आर्टिकल 19(1)(a) में जो अभिव्यक्ति का अधिकार है उसे सरकार एक कानून बनाकर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के द्वारा इन 9 या 9 ग्राउंड्स पर रिस्ट्रिक्ट कर सकती है।
क्या है ये 9 ग्राउंड्स, इनको एक एक कर हम आज के वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ बात आर्टिकल 19(2) पर ध्यान देने वाली है। देखिए, सरकार जब कभी आपके फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रोकने की या उस पर अंकुश लगाने की कोशिश करती है, तो उसे सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव एक्शन के द्वारा नहीं किया जा सकता। उसके लिए सरकार को एक कानून बनाना जरूरी है। मतलब बिना कानून बनाए आपके फंडामेंटल अधिकार जो कि है आर्टिकल 19 में फंडामेंटल राइट, उसे किसी प्रकार से टच नहीं किया जा सकता या रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। सरकार को पहले एक कानून लाना पड़ेगा। दूसरी बात, इस कानून का जो औचित्य है, इसका जो पर्पस है, वो इस प्रकार से डिफाइन होना चाहिए कि वो काफी वाइड ना हो और पूरे अभिव्यक्ति के अधिकार पर ही रोक ना लगा दे, लेकिन ये सिर्फ वो ही पर्पस सर्व करे जो आर्टिकल 19(2) के इन 9 ग्राउंड्स पे दिया गया है। इसको एक उदाहरण के तौर पर समझाने की कोशिश करती हूँ। मानिए सरकार एक कानून बनाती है कि कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल मूवी जो बनाई जा रही है, यदि उसमें कोई इमोरल चीज दिखाई जा रही है, कोई ऐसी चीज जो जवान बच्चों के लिए उनकी मोरालिटी पर गलत असर डालेगी, तो उसको सरकार को डिफाइन करना पड़ेगा। अब इस वाइड क्लॉज को डालकर सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि जो भी मूवीज में किसी भी प्रकार से सेक्स रिलेटेड सीन हो, उन सबको A to Z काट दे। इस प्रकार का वाइड क्लॉज नहीं हो सकता, काफी स्पेसिफिक या नैरोली टेलर्ड जो है वो क्लॉज होना चाहिए। और तीसरी बात, देखिए, कोई भी रिस्ट्रिक्शन आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर सिर्फ और सिर्फ इन 9 ग्राउंड्स पर ही किया जा सकता है, जो कि आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में मेंशन है। उसके अलावा यदि सरकार चाहे कि हम अपने मन मर्जी से कोई नया ग्राउंड बना ले, तो वो असंवैधानिक होगा। इट हैज टू बी स्ट्रिक्टली वन ऑफ द ग्राउंड्स मेंशन अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2। अच्छा, अब इसमें एक और शब्द उपयोग हुआ है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। तो शायद आपके मन में ये सवाल आया होगा कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या है। हो सकता है एक पार्टी कहे कि सरकार कहे कि ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन दूसरी पार्टी को जिसके अधिकार को लिया जा रहा है वो कोर्ट जाके ये कहे कि रीजनेबल नहीं है। तो ये शब्द रीजनेबल को कैसे डिफाइन किया जाएगा? बहुत सारे जजमेंट्स हैं, जैसे पहला स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस BG राव, AIR 1952, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 196। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, रीजनेबलनेस का कोई एक जनरल टेस्ट ले डाउन करना इम्पॉसिबल है। इसे हर केस के फैक्ट और मेरिट पर देखा जाएगा। लेकिन इसके बाद जो जजमेंट्स आए, उसमें कोर्ट ने ये भी कहा कि जैसे एक जजमेंट आया पथुमा वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, AIR 1978, सुप्रीम कोर्ट 771, कि देखिए समाज जो है वो लगातार बदल रही है। तो जब कभी हम किसी संविधान के प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन करते हैं, इट हैज टू बी इन अलाइनमेंट विद द टाइम्स दैट वी लिव इन। मतलब उसका इंटरप्रिटेशन इस प्रकार से होना चाहिए कि जिस समाज में आज हम रह रहे हैं उसके अनुसार हो। संवैधानिक इंटरप्रिटेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन जो है वो एक प्रकार से स्टैटिक नहीं है, रुका हुआ नहीं है, इट्स डायनामिक। मतलब जैसे जैसे समाज बदलती जाएगी, कानून जो समाज का आईना है उसका इंटरप्रिटेशन भी उसी प्रकार से बदला जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट्स में कही हैं कि इन ग्राउंड्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, और जब कभी कोर्ट देखेगा कि सरकार ने यदि किसी अधिकार पर अंकुश लगाया है किसी कानून के द्वारा, तो वो रीजनेबल है या नहीं, उसके लिए ये चीजों को देखा जाएगा। क्या है ये चीजें? पहला कि ड्यूरेशन एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, मतलब कितने लंबे समय का रिस्ट्रिक्शंस है और इस रिस्ट्रिक्शन का जो स्कोप है वो कितना व्यापक है, वो नैरो होना चाहिए टू स्टैंड द टेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। मतलब संवैधानिक होने के लिए ये नैरो होना चाहिए, ब्रॉड नहीं होना चाहिए, लंबे समय के लिए नहीं होना चाहिए। दूसरा, सर्कमस्टांसेस एंड द मैनर इन विच रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड, मतलब क्या ऐसी मजबूरी है जिसके कारण सरकार को आपके अभिव्यक्ति के अधिकार पर अंकुश लगाना पड़ा। तीसरा, नेचर ऑफ राइट इन्फ्रिंज, आपका कौन सा अधिकार है जिसको वायलेट किया जा रहा है। अभी हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, अगले वाले वीडियो में आर्टिकल 19 में जो बाकी फ्रीडम्स हैं, जैसे यूनियन बनाने का अधिकार, एसोसिएशन बनाने का अधिकार, भारत में कहीं भी घूमने का या बस जाने का अधिकार, ट्रेड या प्रोफेशन आप जो चाहें वो करने का अधिकार, इन सब के लिए अलग अलग ग्राउंड्स जो हैं वो मेंशन किए गए हैं आर्टिकल 19 में।
तो कौन सा अधिकार है और उसके लिए क्या ग्राउंड सरकार ने यूज किया है, इसे भी कोर्ट देखेगा। चौथी बात कि ये रिस्ट्रिक्शंस का अंडरलाइन रीजन क्या है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि सरकार एक कानून लाती है और कहती है कि इसके पीछे का कारण ये है, लेकिन सरकार देखेगी कि वाकई में जो कारण बताया जा रहा है क्या वो ही कारण है या कारण कुछ और है, और वो जो कारण दिया जा रहा है उसके लिए क्या उतना अंकुश लगाना जरूरी है जितना कि सरकार ने किसी कानून के द्वारा लगाया है। पांचवा, क्या समस्या है जिसे सरकार सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। बीच में सरकार ने कानून लेकर आई थी कि भारत में बहुत सारी पोर्नोग्राफिक साइट्स जो हैं वो अब बंद कर दी जाएंगी। मतलब आप यदि इंटरनेट पर हैं तो आप उस साइट्स को नहीं एक्सेस कर सकते, और सरकार का ये रीज़न है कि इससे समाज में जो एक प्रकार से इमोरलिटी फैलती है, ऑब्सिनिटी फैलती है, उसे हम बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक अलाइनमेंट नजर आता है। खैर, कई लोग कहेंगे कि हम अपने घर की प्राइवेसी में क्या करते हैं ये हमारा अधिकार है, लेकिन पोर्नोग्राफी अपने आप में एक डिबेट है जिसे किसी और दिन करेंगे। सब यहाँ पर मुद्दा ये है कि जो भी रीजन दिया जा रहा है कि इस समस्या को सुलझाने का एक तरह से प्रयास है सरकार का, जो रिस्ट्रिक्शन है वो भी उससे एकदम अलाइंड होना चाहिए। प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ द इम्पोजिशन, मतलब आप को समस्या तो छोटी सी सॉल्व करना है, लेकिन आपने उसके लिए बड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। जैसे कि मानिएगा कि सरकार ये कहती है कि कोई भी पत्रकार ऐसी बात नहीं करेगा जिससे लोग आपस में हिंसात्मक हो जाएं। ऐसा कोई लेख अखबारों में नहीं छपना चाहिए कि लोग जो है वो सड़कों पर आकर एक दूसरे का मर्डर करने लगे। ये बात समझ में आती है, लेकिन यदि सरकार ये कहे कि कोई पत्रकार ऐसी बात ही नहीं कर सकता कि जिसमें सरकार की क्रिटिसिज्म निहित हो, तो क्या वो संवैधानिक होगा? जी नहीं। और यदि आपने मेरा इसके पिछले वाला वीडियो देखा है तो आप जानेंगे कि भारत में राइट टू प्रेस के अंतर्गत इस प्रकार का कोई भी कानून सरकार पास नहीं कर सकती। और प्रिवेलिंग कंडीशंस एट द टाइम, मतलब उस समय पर ऐसी क्या सर्कमस्टांसेस हैं, इन सारे फैक्टर्स को देखकर कोर्ट डिसाइड करेगा कि जो रिस्ट्रिक्शन सरकार के द्वारा लगाए गए हैं वो रीजनेबल हैं या नहीं। अब जल्दी से आते हैं, ये जो सारे 9 ग्राउंड्स दिए गए हैं आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में, उन्हें एक एक कर जल्दी समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो ग्राउंड दिया गया है, सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, मतलब भारत की संप्रभुता। अब इसका क्या मतलब होता है? देखिए, इसमें बहुत सारे जजमेंट्स नहीं हैं, और जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि अलग अलग केस के अलग अलग फैक्ट्स होंगे, लेकिन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया 1961 में, और उसके सेक्शन 2 में ये कहा गया कि यदि कोई भी व्यक्ति भारत की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और उसके फ्रंटियर्स को चैलेंज करता है तो एक प्रकार से वो सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया को चैलेंज करना हुआ। अब इसका एक उदाहरण के तौर पर इसका क्या मतलब है समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, मानिएगा कि कोई व्यक्ति कहता है कि उनका ये मत है कि कश्मीर में एक प्लेबिसाइट होना चाहिए, मतलब लोगों के द्वारा एक वोट होना चाहिए कि कश्मीर का फ्यूचर किस प्रकार से हो। अब आज कश्मीर भारत का पार्ट है, तो क्या सरकार ये कह सकती है कि क्योंकि आपने कश्मीर में प्लेबिसाइट या कश्मीर की आज़ादी की बात कही है तो आपने इस देश के सॉवरेनिटी या इंटेग्रिटी के साथ खेला है? ये एक ओपन क्वेश्चन है जिस पर आज की डेट में हमारे पास कोई एक स्ट्रॉन्ग आंसर नहीं है, लेकिन इस प्रकार के जो केसेस हैं वो सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया में शायद आ सकते हैं। आना नहीं चाहिए, लेकिन सरकार लाने की कोशिश कर सकती है। और दूसरी बात, इसमें जो दूसरा ग्राउंड दिया गया है वो है द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। अब 2 शब्द हैं, अलग अलग ग्राउंड्स जो 1992 में मेंशन किए गए हैं, इन दोनों को एक साथ समझना आसान होगा। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर। आप सोचेंगे क्या ये दोनों एक जैसे ही शब्द नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल है। इसमें बस अंतर ये है कि पब्लिक ऑर्डर जो है वो हम छोटी छोटी बातों को, जैसे फॉर एग्जांपल कि एक राज्य में यदि सरकार को ये डर है कि पब्लिक ऑर्डर किस तरीके से बिगड़ सकता है, लोग सड़क पर आ सकते हैं, किसी प्रकार की लड़ाइयाँ हो सकती हैं, छोटी लेवल की लड़ाइयाँ, उसे हम पब्लिक ऑर्डर की कैटेगरी में डाल देते हैं। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट की मतलब पूरे भारत के अस्तित्व पर ही या उसकी सिक्योरिटी पर ही सवाल खड़ा हो जाए। मानिएगा कि कोई बड़ा राजनेता या वकील या सेलिब्रिटी
कोई इस प्रकार का भड़काऊ भाषण देते हैं कि वो लोगों को कहते हैं कि किसी धर्म के लोगों के खिलाफ हिंसा करिए, या किसी भी प्रकार से लोगों को हिंसा के लिए उकसाते हैं और बड़े लेवल पर जिसे कहा जाए वायलेंस होने लगती है, तो वहाँ पे सिक्योरिटी ऑफ स्टेट आता है। तो इस प्रकार का कोई कानून लाना कि इस प्रकार के भड़काऊ भाषण नहीं दिए जा सकते, वो सरकार आपके अभिव्यक्ति के अधिकार को किस ग्राउंड पर रोक रही है? सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट पे। तो यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफ स्टेट हो गया और तीसरा पब्लिक ऑर्डर हो गया। अब आते हैं एक चौथे ग्राउंड पे, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट। देखिए, यदि भारत के किसी विदेशी देश के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं और कुछ लोग यदि लगातार इस प्रकार की चीजें लिख रहे हैं कि उन दो देशों के बीच में तनाव पैदा हो सकता है, तो सरकार ये कह सकती है कि उस प्रकार की स्पीच पर रिस्ट्रिक्शन लगाना होगा। ध्यान रखिएगा, उसके लिए भी सरकार को पहले एक कानून लेकर आना पड़ेगा। उसके बाद डिसेंसी या मोरालिटी। अब डिसेंसी क्या है, मोरालिटी क्या है, इन शब्दों के क्या मायने हैं? तो अलग अलग जजमेंट्स में कोर्ट ने कहा कि इसका कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं है। देखिए, जब कभी डिसेंसी और मोरालिटी की बात आती है तो हम इंडियन पीनल कोड के कुछ सेक्शंस को भी देख सकते हैं, जैसे सेक्शंस 292 टू 294, जिसमें ऑब्सीन या अभद्र किताबें बेचना, अभद्र तरीके से गाने गाना, या किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ प्रकार की अभद्र हरकतें करना, ये सब कुछ जो है वो ऑब्सीनिटी में आता है और पनिशेबल ऑफेंस है। लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा कि जब कभी हम ऑब्सीनिटी या मोरालिटी या डिसेंसी की बात करते हैं तो इसे सिर्फ सेक्सुअल या सेक्सुअलिटी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखना चाहिए। इस पे मैं आपको जल्दी से एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट बताना चाहती हूँ। डॉक्टर रमेश यशवंत प्रभु वर्सेस प्रभाकर काशीनाथ कांटे, काफी फेमस केस है, बहुत लोग इसके बारे में जानते हैं। अब इस केस में सवाल था कि डिसेंसी क्या है, मोरालिटी क्या है, और कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने एक इंग्लिश जजमेंट को रेफर करते हुए, इंग्लिश जजमेंट जो है नलर पब्लिशिंग प्रिंटिंग एंड प्रमोशंस लिमिटेड वर्सेस डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशंस 1972 टू ऑल इंग्लैंड रिपोर्ट 898, इसका हवाला देते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। कोर्ट ने कहा कि देखिए, डिसेंसी का जो शब्द है डिसेंसी, इसका साधारण डिक्शनरी मीनिंग क्या है? ये बताता है कि इस प्रकार से लोगों को अपना कृत्य करना चाहिए, इस प्रकार से एक्ट करना चाहिए जो उस समाज की मोरालिटी के अनुसार है, उस समाज में क्या सही बिहेवियर है उसके अनुसार है। तो आज जब हम एक सेक्युलर देश में रह रहे हैं, हम एक सांप्रदायिक देश में नहीं रह रहे हैं, हम एक धार्मिक देश में नहीं रह रहे हैं, हम एक सेक्युलर देश में रह रहे हैं जहाँ पे सभी धर्म बराबर हैं। ऐसे में कोई ऐसा कैंडिडेट जो कि इलेक्शन लड़ने वाला हो या लड़ने वाली हो, उसका धर्म के नाम पर वोट मांगना ये भी इंडिसेंट है। तो डिसेंसी या मोरालिटी को केवल सेक्सुअल कॉन्वर्सेशंस में मत देखिए, उसे ये भी समझने की कोशिश करिए कि समाज के अनुसार क्या डिसेंट या प्रॉपर बिहेवियर है। अच्छा, एक बात इसमें और समझने की कोशिश करते हैं कि डिसेंसी और मोरालिटी को समाज के बदलते बदलते अलग अलग स्वरूप दिया गया है। यदि आज से 100 साल पहले समाज में कुछ चीज़ों को बिल्कुल इंडिसेंट कहा जाएगा, जैसे कि मानिएगा कि लड़कियां क्या कपड़े पहनती हैं, क्या पहन सकती हैं, स्क्रीन पे कैसे दिख सकती हैं, उसकी आज की डेफिनेशन बिल्कुल बदल गई है। तो सुप्रीम कोर्ट जब कभी इंटरप्रिटेशन करता है तो उसे आज के स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रखना पड़ेगा। इसका जनरल टेस्ट क्या है? इसका जनरल टेस्ट इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि जो लोगों को लगता है कि कानून कितना कॉम्प्लिकेटेड है, इसे समझना कितना मुश्किल है, तो आपसे मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी। देखिए, लॉ इज बेस्ड ऑन कॉमन सेंस, कॉमन सेंस के अलावा कुछ नहीं है। तो कानून में कहीं जगह एक रीजनेबल मैन टेस्ट जो है वो एप्लीकेबल होता है। मेरे ख्याल से ये जो मैन शब्द है वो काफी जेंडर्ड शब्द है, तो हम उसे कहेंगे रीजनेबल पर्सन टेस्ट। रीजनेबल पर्सन टेस्ट मतलब क्या कि किसी भी परिस्थिति में कोर्ट अपने आप से ये सवाल करेगी या जज अपने आप से सवाल करेंगे कि एक रीजनेबल व्यक्ति इस सिचुएशन में क्या निर्णय करेगा। यदि दो अलग अलग कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स हैं तो कैसे उसे बैलेंस किया जाए, और वो रीजनेबल पर्सन के हिसाब से ही किसी बात पे निर्णय होगा। मानिएगा कि कोई न्यूज़पेपर है और वो कोई एक छवि को छापता है, कोई पिक्चर छापता है, और कोई व्यक्ति कंप्लेन कर देता है कि ये तो इंडिसेंट है, ये तो इमोरल है। तो अब कोर्ट को ही देखना पड़ेगा कि जो समाज के एक रीजनेबल लोग हैं उन पर इस पिक्चर का क्या असर पड़ेगा, और यदि
गलत असर पड़ेगा तो कोर्ट उसे रिस्ट्रिक्ट करने का ऑर्डर भी दे सकता है। तो ये हुए आर्टिकल 19(2) में पहला सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, दूसरा सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, थर्ड पब्लिक ऑर्डर, फोर्थ मोरालिटी, फिफ्थ डिसेंसी, फॉरेन रिलेशंस विद स्टेट्स और जल्दी से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब जैसे अभी हमने देखा बहुत सारे केसेस में कि यदि कोई भी व्यक्ति कोर्ट की या जज की आलोचना करते हैं तो उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार का कोई कानून जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है इंडिया में, वो इसलिए आ पाया क्योंकि आर्टिकल 19(2) में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी एक ग्राउंड है जिस पर आपके अभिव्यक्ति के अधिकार को सीमित किया जा सकता है या उस पर अंकुश लगाया जा सकता है। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो भारत के संविधान में भी दिया गया है कि यदि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकता है, यदि हाई कोर्ट चाहे तो वो भी अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकते हैं। तो आर्टिकल 19(1)(a) में जो अभिव्यक्ति का अधिकार है, it is not only subject to Article 19(2) but also the specific provisions in the Indian Constitution that enable the Supreme Court and the High Court to punish for their contempt। मतलब आर्टिकल 19(1)(a) में जो अभिव्यक्ति का अधिकार है उसे ना सिर्फ उन ग्राउंड्स पर रोका जा सकता है जो कि आर्टिकल 19(2) में दिए गए हैं, लेकिन ये जो कंटेम्प्ट के बाकी प्रोविजंस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उन्हें भी देखा जाएगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट के लिए जो रेलेवेंट प्रोविजन है दैट इज आर्टिकल 129 और हाई कोर्ट की कंटेम्प्ट के लिए 215, तो उनको भी कोर्ट देख सकता है इस प्रकार की स्पीच पर अंकुश लगाने के पहले। और फाइनली डेफमेशन एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। अब डेफमेशन क्या है? डेफमेशन मतलब मानहानि। देखिए, आप अपनी बात तो बोल सकते हैं, लेकिन यदि आप किसी व्यक्ति की मानहानि कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ ऐसी चीजें बोल रहे हैं जिससे समाज में उसकी छवि जो है वो एक प्रकार से अफेक्ट होती हो, तो आपकी स्पीच को डेफमेशन के अंतर्गत रोका जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं, ये मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था कि जो लोग पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, सरकारी जिसे कहा जाए सरकारी रोल में है या सरकार है या फिर आप सेलिब्रिटी हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में आम जनता जानना चाहती है, तो वो स्टैंडर्ड जो है वो काफी बड़ा होगा। तो कुछ भी आपके बारे में थोड़ा बहुत लिख दिया गया तो वो एकदम डेफमेशन नहीं हो जाता, लेकिन किसी भी व्यक्ति की निजी जिंदगी के बारे में लिखना जरूर डेफमेशन अट्रैक्ट कर सकता है। और मानहानि के लिए ये भी जरूरी है कि आप जो बात कह रहे हैं वो आप पब्लिक फोरम पे बोले। मतलब यदि मानिएगा कि मैं अपने घर पर बैठकर अपनी सहेली के साथ किसी व्यक्ति के बारे में, और वो व्यक्ति बड़ा सेलिब्रिटी है, उसके बारे में यदि कुछ अपना मत शेयर कर रही हूँ और उसकी बुराई भी कर रही हूँ, तो वो डेफमेशन की डेफिनेशन में नहीं आता। लेकिन यदि मैं कोई आर्टिकल लिख रही हूँ, मैं किसी पब्लिक स्टेज पर जाकर कुछ ऐसा कह रही हूँ कि सुनने वाले बहुत लोगों पर इसका असर पड़ेगा, तो उसे हम डेफमेशन या मानहानि की परिभाषा में लेकर आते हैं। और आखिरी, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, मतलब ऐसा कोई भी स्पीच, कोई भी अभिव्यक्ति जिससे लोग कोई भी क्राइम या गुनाह करने के लिए प्रेरित हो। अब यदि आप में से कुछ लोग ध्यान से सुन रहे हैं आज का ये वीडियो, तो आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि हमने बात करी सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की, हमने बात करी पब्लिक ऑर्डर की, तो क्या ये इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस एज अ सेपरेट ग्राउंड मेंशन करना जरूरी था? इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है। देखिए, इंडियन पीनल कोड में सिक्योरिटी ऑफ स्टेट से संबंधित कुछ प्रोविजंस हैं कि यदि आप ये करेंगे, जैसे सेडिशन, तो आप देश की संप्रभुता पर ही सवाल उठा रहे हैं, उसकी सिक्योरिटी पे सवाल उठा रहे हैं, तो सेडिशन जैसा प्रोविजन है इंडियन पीनल कोड में। पब्लिक ऑर्डर से मिलते जुलते भी काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं कि यदि आप पब्लिक पीस, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी किसी प्रकार से अफेक्ट कर रहे हैं, तो उससे भी मिलते जुलते इंडियन पीनल कोड में प्रोविजंस हैं। पर यदि ये इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस को एक अलग से ग्राउंड नहीं मेंशन किया जाता आर्टिकल 19(2) में, तो मानिएगा कोई व्यक्ति ऐसा भाषण दे रहा है कि वो कह रहा है आप सबको तो जो है वो घूस देना चाहिए, ब्राइबरी देना चाहिए, या करप्शन करना चाहिए, या चीटिंग करना चाहिए, तो ये सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट और पब्लिक ऑर्डर दोनों में नहीं आता। इसलिए एक अलग से कानून बना दिया गया कि ऐसी कोई भी अभिव्यक्ति, भाषण, कुछ भी ऐसा कहना, बोलना, लिखना कि जिसके द्वारा बाकी लोगों को आप कुछ गैर कानूनी काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो उस अभिव्यक्ति पर भी अंकुश लगाया जा सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि भारत में जो अभिव्यक्ति का अधिकार है वो सरकार की मनमर्जी के मुताबिक कभी भी नहीं रोका जा सकता। उसे तभी रोका जा सकता है जब एक कानून हो और उन ग्राउंड्स पर हो
जो कि आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में मेंशन है। अगली वीडियो में बात करेंगे आर्टिकल 19 में जो बाकी दिए गए अधिकार हैं उन पर। यदि आपके कुछ सवाल हैं तो उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा और मैं कोशिश करूंगी कि उनका जवाब दूं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अधिवक्ता अवनी बंसल। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।